होमो सेपियंस एक ऐसी स्पीशीज जिसने लाखों सालों से इस दुनिया को डोमिनेट किया है, लेकिन शुरू से ही इंसान इस दुनिया पर एग्जिस्ट नहीं थे करते। इंसानों के आने से पहले ऐसी स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी जो कि इंसानों के जैसी थी और उनको इंसानों का एंसेस्टर भी कहा जाता है। आखिर ये एंसेस्टर्स कब और कैसे रहा करते थे, और सबसे ज़रूरी सवाल कि ये मॉडर्न डे ह्यूमन में कैसे इवॉल्व हुए, चलिए जानते हैं। मेरा नाम है शायान अजीज़ और आज की वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन। हमारी कॉमन एंसेस्टर वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे सामने ह्यूमंस और एप्स के कॉमन एंसेस्टर्स स्प्लिट हुए। वो एंसेस्टर्स जो कि जंगल्स में रहे वो इवॉल्व हुए मॉडर्न एप्स में, और वो एंसेस्टर्स जो कि सवाना में आ गए वो इवॉल्व हुए मॉडर्न डे ह्यूमंस में। सवाना में आने वाले एंसेस्टर्स से इवॉल्व होने वाली स्पीशीज़ को कहा जाता है होमिनिन्स। होमिनिन्स में होमो सेपियंस और कई डिफरेंट स्पीशीज़ आती थी जो कि ह्यूमन लाइक थी। होमिनिन्स में जितनी भी स्पीशीज़ आती थी उनकी खास बात ये थी कि वो सब बाईपेडल्स थे, यानी कि दो टांगों पर चल सकते थे। आज से 4.4 मिलियन साल पहले हमारे सामने सबसे पहला बाईपेडल आया जिसको कहा जाता है आर्डिपेथिकस रेमिडस। इस स्पीशीज़ का पहला स्केलेटन डिस्कवर हुआ था 1994 में इथियोपिया से। जब इस स्केलेटन को मॉडर्न डे ह्यूमंस के स्केलेटन से कंपेयर किया गया तो पता चला कि ये फैकल्टेटिव बाईपेडल था, यानी ये कभी कभार दो टांगों पर चला करते थे। आर्डिपेथिकस स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स 3 से 4 फुट तक लंबे हुआ करते थे और इनका ब्रेन काफ़ी छोटा होता था, अबाउट 350 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि इक्विवेलेंट है आज के मॉडर्न डे चिंपैंजी के। ये स्पीशीज़ ओमनिवोर हुआ करती थी, यानी ये ज़्यादातर फल पत्ते खाया करते थे और कभी कभार छोटे जानवर भी खाया करते थे। आर्डिपेथिकस 1.9 मिलियन सालों तक इस दुनिया पर रहे, उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए। अगली स्पीशीज़ है ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रेनिसिस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस आज से 4.2 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहा करते थे और ये पहली ऐसी होमिनिन स्पीशी थी जो कि फुली बाइपेडल थी, यानी हर वक्त दो टांगों पर चलती थी। फुली बाइपेडल होने की वजह से उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना बहुत ही आसान हो गया। यही वजह थी कि ये स्पीशीज अफ्रीका के ईस्ट और सदर्न एरियाज में स्प्रेड हुए। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के इंडिविजुअल्स का दिमाग आर्डिपेथिकस के मुकाबले में बड़ा होता था, अबाउट 430 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ये स्पीशीज अपॉर्चुनिस्टिक ओमनिवर्स थे, यानी 95% तक इनकी डाइट में प्लांट्स और पौधे होते थे, कभी कभार छोटे जानवर भी खा लिया करते थे। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्केलेटन जिसको लूसी भी कहा जाता है वो इसी स्पीशीज़ का था। एविडेंस मिलता है कि शायद से ये पहली ऐसी स्पीशीज़ थी जो कि स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करती थी। ये लोग खुद से कोई टूल्स नहीं थे बनाया करते, बल्कि नेचुरली शार्प पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे एज अ टूल। ऑस्ट्रेलोपैथिकस 2 मिलियन सालों तक इस दुनिया पर मौजूद रही, उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो गई। ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफ्रेनिसिस के साथ एक और स्पीशीज़ को एग्जिस्ट करती थी जिसको कहा जाता है पैरेंथ्रोपस। ये स्पीशीज़ हाइपर स्पेशलाइज्ड ईटर्स थे, यानी कि ये सिर्फ एक ही तरह का फूड खाया करते थे। इनकी डाइट में मोस्टली नट्स, सीड्स और रूट्स हुआ करते थे। इस स्पीशीज़ को नट क्रैकर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका जॉ मसल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था और कहा जाता है कि ये किसी भी सख्त चीज़ को अपने दांतों से तोड़ लिया करते थे। आज से 2.5 मिलियन साल पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से अफ्रीका काफ़ी ड्राई हो गया, जिसकी वजह से जो टफ प्लांट्स ये स्पीशीज़ खाया करती थी वो ख़त्म होने लगे। फूड सोर्स ख़त्म होने की वजह से ये स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हो गई। अगली स्पीशीज़ आती है टूल मेकर्स की, यानी कि होमो हैबिलस। होमो हैबिलस 1.5 से 2.8 मिलियन साल पहले ईस्ट अफ्रीका में रहा करते थे। होमो हैबिलस को हैंडीमैन भी कहा जाता है क्योंकि ये पहली ऐसी स्पीशीज़ थी जिसने प्रॉपर टूल्स बनाना स्टार्ट किया। ये एलिफेंट और हिप्पो की बोन्स को पत्थरों की मदद से शार्प किया करते थे और एक नाइफ जैसा टूल बनाकर उसको इस्तेमाल किया करते थे। इस स्पीशीज़ का दिमाग ऑस्ट्रेलोपैथिकस और आर्डिपेथिकस के मुकाबले में 50% तक ज़्यादा बड़ा होता था, अबाउट 690 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। होमो हैबिलिस के इंडिविजुअल्स 4.5 फीट तक लंबे हुआ करते थे और इनकी डाइट मोस्टली मीट हुआ करती थी। ये हंटर्स नहीं थे बल्कि स्कैवेंजर्स थे, यानी कि कोई भी बड़ा जानवर अपने शिकार को मार कर छोड़ देता था तो ये उससे बचा कुचा मीट उतार कर खाया करते थे। इनके बारे में ख़ास बात यह है कि ये अपने टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे मरे हुए जानवरों की हड्डियां तोड़ने के लिए। हड्डियां तोड़कर ये उसके अंदर से बोन मैरो निकाल कर खाया करते थे, जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। ये स्पीशीज़ कभी कभार प्लांट्स भी खाया करती थी और साइंटिस्ट के मुताबिक ये फ्रूट्स और शहद शौक से खाया करते थे। ये स्मॉल ग्रुप्स में रहा करते थे और हर ग्रुप में 20 से 30 इंडिविजुअल्स हुआ करते थे। इनकी कोई अपनी लैंग्वेज नहीं थी होती, लेकिन दिमाग बड़ा होने की वजह से ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे इशारों के ज़रिए।
ये 1 मिलियन साल तक इस दुनिया पर रहे, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये अडेप्ट नहीं कर सके और एक्सटिंक्ट हो गए। अभी तक मैंने जितनी भी स्पीशीज़ की बात की वो सब अफ्रीका में मौजूद थी, लेकिन पहली ऐसी स्पीशीज़ जिसने अफ्रीका को छोड़ा और एशिया की तरफ माइग्रेट किया वो थी होमो इरेक्टस या होमो एर्गास्टर। होमो इरगास्टर 1.1 से 1.9 मिलियन साल पहले मौजूद थे और ये काफ़ी ह्यूमन लाइक थे। इस स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स का दिमाग अभी तक की स्पीशीज़ से सबसे बड़ा था, अबाउट 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। होमो इरगास्टर के इंडिविजुअल्स की हाइट 4.9 से 6.1 फीट तक होती थी और इनका फेस भी काफ़ी फ्लैट होता था। ये पहली ऐसी स्पीशीज़ थी जिसको रियल हंटर्स कहा जाता है, यानी कि ये अपना शिकार खुद किया करते थे और स्पेशलाइज्ड टूल्स का भी इस्तेमाल किया करते थे। एविडेंस मिलता है कि ये स्पीयर का इस्तेमाल करते थे जानवरों को मारने के लिए। साइंटिस्ट के मुताबिक होमो एर्गास्टर पहली होमिनिन स्पीशी थी जिसने कंट्रोल्ड फायर को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ये फायर का इस्तेमाल करते थे अपना खाना पकाने के लिए, ठंड से बचने के लिए और प्रेडिटर्स को डराने के लिए। ये पहली ऐसी स्पीशीज थी जिसकी टांगें लंबी और आर्म्स छोटी हुआ करती थी और इनकी बॉडी इंड्योरेंस रनिंग के लिए बेस्ट थी। होमो एर्गास्टर की नैरो हिप्स और डीपर चेस्ट एफिशिएंट ब्रीदिंग प्रोवाइड करती थी ड्यूरिंग चेसेस। इनके ब्रेन में ब्रोकाज एरिया भी देखा गया जो कि ह्यूमंस में स्पीच से लिंक्ड है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लैंग्वेज का भी यूज़ किया करते थे। ये कोई एडवांस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं थी बल्कि एक प्रोटो लैंग्वेज थी, यानी कि ये सिंपल वर्ड्स और जेस्चर्स का यूज़ किया करते थे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। साइंटिस्ट के मुताबिक ये इंडिविजुअल्स एक दूसरे के लिए एम्पैथी भी फील किया करते थे और इनके ग्रुप में ओल्ड और इंजर्ड इंडिविजुअल्स का खास ख्याल रखा जाता था। इनके हर ग्रुप में 20 से 50 इंडिविजुअल्स हुआ करते थे और ये कोऑर्डिनेटेड हंटिंग किया करते थे। इनकी हंटिंग का प्रोसेस कुछ ऐसा था कि ये दोपहर में जानवर के पीछे भागा करते थे और तब तक उसके पीछे भागते थे जब तक इनका शिकार एग्जॉस्ट होकर गिर नहीं था जाता। जैसे ही इनका शिकार गिर जाता था ये उसके ऊपर स्पीयर्स चला देते थे और उसको मार देते थे। इस स्पीशीज़ के वो इंडिविजुअल्स जो कि अफ्रीका से बाहर गए एशिया में, उनको कहा जाता है होमो इरेक्टस, और वो इंडिविजुअल्स जो अफ्रीका में ही रहे उनको कहा जाता है होमो एर्गास्टर। आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल के मुताबिक होमो इरेक्टस एशिया में जाने के कुछ हजार सालों बाद ही एक्सटिंक्ट हो गए और होमो एर्गास्टर जो कि अफ्रीका में ही रही वो इवॉल्व हुई होमो हाइडेलबर्गेनेसिस में। होमो हाइडेलबर्गेनेसिस, जिसको लास्ट कॉमन एंसेस्टर भी कहा जाता है, वो स्पीशीज थी जिससे होमो सेपियंस और उसके कजन्स इवॉल्व हुए। वो कैसे, चलिए समझते हैं। होमो हाइडेलबर्गेनेसिस 0.7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में इमर्ज हुए। ये पहली स्पीशीज थी शेल्टर बनाने वाली और एडवांस हंटिंग करने वाली। ये 6 से 7 फीट लंबे स्पीयर्स का इस्तेमाल करते थे हॉर्सेस, डियर्स और एलिफेंट्स को मारने के लिए। ये स्पीशीज अफ्रीका से स्प्रेड हुई यूरोप और एशिया में। हाइडेलबर्गेनेसिस के वो इंडिविजुअल्स जो कि यूरोप में पहुंचे वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुए होमो निएंडरथाल्स में। निएंडरथाल्स की स्पीशी आज से 0.4 मिलियन साल पहले अफ्रीका में एग्जिस्ट करती थी। ये यूरोप के ठंडे इलाकों में रहा करते थे। इनकी हाइट 5.1 से 5.4 फीट तक होती थी। इनकी आंखें और नाक उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली काफ़ी बड़ी हुआ करती थी और इनके ब्राउ रिजेस भी काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ करते थे। ये ग्रुप हंटर्स थे और इनकी डाइट मोस्टली मीट हुआ करती थी। ये अप क्लोज हंटिंग किया करते थे, यानी राइनोज, वुली मैमथ्स और बाइसन्स के पास जाकर उनका शिकार किया करते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये स्पीशीज़ काफ़ी इमोशनल थी और ये अपनी डेड बॉडीज़ को बरी किया करती थी, यानी कि दफनाते थे। होमो निएंडरथाल्स सिंबॉलिक थिंकर्स थे, यानी कि ये आर्ट और ज्वेलरी का भी इस्तेमाल किया करते थे, जिसका एविडेंस हमें स्पेनिश केव्स में मौजूद रेड पेंटिंग से मिलता है जो कि 65,000 ईयर्स पुरानी है। साइंटिस्ट के मुताबिक निएंडरथाल्स मेडिसिनल प्लांट्स का भी यूज़ किया करते थे इंजरीज और वुंड्स को हील करने के लिए। साइंटिस्ट के मुताबिक होमो निएंडरथाल्स के एक्सटिंक्ट होने के पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इनब्रीडिंग और होमो सेपियंस के साथ कंपटीशन। होमो हाइडेलबर्गेनेसिस के वो इंडिविजुअल्स जो कि एशिया में गए थे वो स्लोली इवॉल्व हुए डेनिसोवान्स में। अगर हम डेनिसोवान्स की बात करें तो 2010 तक हमें पता ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट भी किया करते थे। इस स्पीशी का कोई भी फॉसिल आज तक हमें नहीं मिला, सिर्फ एक फिंगर बोन मिली 2008 में साइबेरिया के डेनिसोविया केव से। इस स्पीशीज के बारे में हमें जो कुछ भी पता है वो इस फिंगर बोन से मिलने वाले डीएनए से ही पता है।
अगर हम इस स्पीशीज़ के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो तिब्बत से हमें एक जॉ बोन मिली थी, जिसको देखकर साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि इस स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स काफ़ी लार्ज और स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। लास्टली होमो हाइडेलबर्गेनेसिस के वो इंडिविजुअल्स जो कि अफ्रीका में ही रहे, वो इवॉल्व हुए होमो सेपियंस में। होमो सेपियंस आज से 0.3 मिलियन साल पहले इमर्ज हुए और इनको वाइज मैन भी कहा जाता है। होमो सेपियंस ना तो सबसे ज़्यादा बड़े थे, ना तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इनके पास एक ऐसी सुपर पावर थी जो कि किसी होमिनिन स्पीशी के पास नहीं थी। वो पावर थी बड़ा दिमाग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। होमो सेपियंस का दिमाग 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जिसकी वजह से इनमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकते थे, यानी कि फ्यूचर के बारे में भी सोच सकते थे। बड़ा दिमाग होने की वजह से ये पहली ऐसी स्पीशीज़ थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजी के साथ हंटिंग किया करती थी। ये स्पीशी पहली स्पीशी थी म्यूज़िक बनाने वाली, आर्ट बनाने वाली और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एग्रीकल्चर को डिस्कवर करने वाली। एग्रीकल्चर की डिस्कवरी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था इस स्पीशी के लिए कि इनकी पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो होने लगी और ये पूरी दुनिया में फैल गए। पूरी दुनिया में फैलने के बाद होमो सेपियंस से दुनिया को कैसे चेंज किया, उसकी मिसाल आज हम सब के सामने है। ये थी ह्यूमंस की एवोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी होगी कि एवोल्यूशन कभी भी लीनियर नहीं होती, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक स्पीशी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाए तभी दूसरी स्पीशीज़ आती है। बहुत दफ़ा बहुत सी स्पीशीज़ को एग्जिस्ट भी करती हैं। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला होमो नियंडरथाल्स, होमो डेनिसोवेंस और होमो सेपियंस के केस में। जब होमो सेपियंस पूरी दुनिया में फैलने लगे तो इनका आमना सामना इन दोनों स्पीशीज़ से हुआ। एविडेंस मिलता है कि ये स्पीशीज़ एक दूसरे से रिसोर्सेज के लिए कम्पीट किया करती थीं और इनमें इंटरब्रीडिंग भी हुई। जो होमो सेपियंस यूरोप में गए उन्होंने इंटरब्रीड किया नियंडरथाल से, और वो होमो सेपियंस जो कि एशिया में गए उन्होंने इंटरब्रीड किया डेनिसोवन से, जिसका प्रूफ हमें मॉडर्न डे ह्यूमन डीएनए में भी मिलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक यूरोपियंस में 1 से 2% तक होमो नियंडरथाल्स का डीएनए मौजूद है और ईस्ट एशियंस में 0.2% तक डेनिसोवन डीएनए मौजूद है। इंटरब्रीडिंग करने के बावजूद भी ये दोनों स्पीशीज़ होमो सेपियंस के साथ compete नहीं कर सकी और इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो गई। ये थी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम आर्डिपेथिकस टू होमो सेपियंस। एवोल्यूशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा टॉपिक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको आसान बनाकर एक्सप्लेन किया जाए। आई होप कि आपको वीडियो की समझ आई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। इफ़ यस, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। टेक केयर एंड थैंक यू।